नवउदारवाद एक ऐसा सोच है जो मानता है कि किसी भी समाज में राजनीति और अर्थव्यवस्था को आजादी और पूंजीवाद के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक सीमित लोकतंत्र और थोड़ा बहुत कल्याणकारी राज्य भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरकार कुछ सामाजिक सुविधाएं दे सकती है, लेकिन ज्यादा दखल नहीं देनी चाहिए। इस सोच को समझाने के लिए 3 बड़े विचारकों के काम को देखा गया: एफ.ए. हायेक, मिल्टन फ्राइडमैन और जेम्स बुकानन। ये तीनों न सिर्फ अर्थशास्त्री थे, बल्कि राजनीति पर भी गहराई से लिखते थे। इनके विचारों से नवोदारवाद का असली रूप साफ दिखाई देता है। पहले नवोदारवाद को लेकर बहुत उलझन थी। कोई कहता था ये बस बाजार की पूजा है, कोई कहता था ये अमीरों का राज लाने की कोशिश है, किसी को लगता था ये राज्य का विरोध करता है, तो किसी को लगता था ये राज्य की मदद से बाजार को मजबूत करता है। लेकिन हाल के कुछ सालों में इस पर गहराई से रिसर्च हुआ है, जिससे इसे बेहतर तरीके से समझा गया है। अब यह साफ हो गया है कि नवोदारवाद सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि एक पूरा राजनीतिक विचार है। ये सोच कहती है कि आजाद बाजार लोगों की आजादी और आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन ये भी मानती है कि लोकतंत्र की अपनी सीमाएं हैं और सरकार को बहुत ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। सरकार बस जरूरी सेवाएं दे, जैसे सामाजिक सुरक्षा और कुछ जरूरी सामान, लेकिन ज्यादा खर्च और नियम न बनाए। इस सोच में यह भी कहा गया है कि बाजार को सही तरीके से चलाने के लिए अच्छे कानून और नैतिक जरूरतें भी जरूरी हैं। यानी सिर्फ पैसों का खेल नहीं, समाज में सही सोच और व्यवहार भी चाहिए। नवोदारवाद मानता है कि बाजार को मजबूत करने के लिए सही संस्थाएं और कानून बनाए जाने चाहिए। इस तरह नवोदारवाद एक सोच है जो आजादी, बाजार और सीमित सरकार को साथ लेकर चलती है। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता, बल्कि समाज और राजनीति के बारे में भी सोचता है। इन तीनों विचारकों को इसलिए चुना गया क्योंकि हाल के समय में जब नवोदारवाद पर रिसर्च हुआ तो इनका नाम सबसे अहम रूप से सामने आया। कुछ लोग यूरोप के कुछ और नामों को भी नवोदारवादी मानते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हायेक, फ्राइडमैन और बुकानन की होती है। इन तीनों के विचारों को समझने से नवोदारवाद को अच्छे से समझा जा सकता है। बाकी जिन लोगों को नवोदारवादी कहा गया है, उन्होंने अपने विचार बहुत ज्यादा साफ तरीके से सामने नहीं रखे। इसीलिए इन तीनों को समझना आसान और जरूरी माना गया। इनकी सोच में एक जैसी बातें बहुत हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना बेहतर माना गया। इस पूरी सोच को समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे इतिहासकार किसी विचार को समय के साथ बदलता हुआ मानते हैं, वैसे ही कुछ लोग नवोदारवाद को भी बदलती सोच मानते हैं। लेकिन यहाँ इस सोच को एक ठहराव वाली राजनीतिक विचारधारा की तरह समझा गया है, जिसे हम अच्छे से जान सके और बाद में इसके अलग अलग रूपों को भी पहचान सके। हायेक, फ्राइडमैन और बुकानन के विचारों को देखकर साफ समझ आता है कि नवोदारवाद एक पक्की और ठोस राजनीतिक सोच है। यह बात साफ है कि नवोदारवाद शब्द का मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ इसका मतलब 3 आसान बातों के आधार पर समझाया गया है। पहली बात, इस शब्द का इस्तेमाल तभी किया जाए जब उसमें कुछ ठोस और साफ विचार हों। दूसरी बात, इसका मतलब उन्हीं लोगों की सोच से जोड़ा जाए जिनका नाम इससे सबसे ज्यादा जुड़ा है। और तीसरी बात, इसे ऐसे गंभीर तरीके से देखा जाए जैसा कि पढ़े लिखे लोग और इतिहासकार करते हैं, न कि जैसे आम बोलचाल में मजाक या ताना मारने के लिए किया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो हायेक, फ्राइडमैन और बुकानन की सोच से नवोदारवाद को अच्छे से समझा जा सकता है। अगर हमें नवोदारवाद को उन लोगों की सोच से समझना है जिनका इससे नाम जुड़ा है, तो हमें इसे एक ऐसी सोच के रूप में देखना होगा जो राजनीति और अर्थव्यवस्था को किस तरह से चलाया जाए इस पर ध्यान देती है। यह इंसाफ या नैतिकता की सोच नहीं है,
नवोदारवादी अपनी पसंदीदा संस्थाओं के पक्ष में कई नैतिक तर्क देते हैं, लेकिन इसे इन 4 चीजों में से किसी के जैसा नहीं मानना चाहिए। पहला, इसे एक जीवन शैली या सोच का तरीका न माने। दूसरा, इसे किसी एक खास फायदे की सोच के दायरे में न डालें। तीसरा, इसे पूरी तरह आजादी वाली सोच या विचारधारा के रूप में न समझे। और चौथा, इसे कोई सपना या काल्पनिक आदर्श न माने। कई लोगों का मानना है कि नवोदारवाद का मतलब है बस पैसा कमाना और बाकी सब कुछ भूल जाना। कुछ लोगों का कहना है कि नवोदारवादी समाज में बाजार को ही इंसानी रिश्तों की पहचान मान लिया गया है और नागरिकों को ग्राहक बना दिया गया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसमें कंपनी सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचती है, समाज की भलाई के बारे में नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि नवोदारवाद एक सोच है जो समाज की संस्थाओं को किस तरह से बनाया जाए इस पर बात करता है। ये हमें ये नहीं बताता कि अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। इन लोगों ने अपने विचारों में ज्यादा कुछ नहीं कहा कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। उनका कहना है कि पूंजीवाद का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को बस पैसा कमाने वाला बन जाना चाहिए, और न ही बाजार लोगों को ऐसा बना देता है। ये जरूर है कि वो कुछ बातों को समाज के लिए नुकसानदायक मानते हैं, जैसे हर बात में बराबरी की मांग करना या हर तरह के मुनाफे से नफरत करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मुनाफे की सोच वाले समाज को सही मानते हैं। फ्राइडमैन का मानना था कि आजादी इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी को नहीं पता कि इंसानों को असल में क्या चाहिए। इसलिए हर इंसान को खुद अपनी जिंदगी का रास्ता चुनने का मौका मिलना चाहिए। वो ये भी मानते थे कि कंपनियों की पहली जिम्मेदारी अपने मालिकों के लिए मुनाफा कमाना है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोगों को क्या पसंद करना चाहिए या कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। हायेक और बुकानन तो और भी साफ कहते हैं कि अच्छी जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या अमीर बनना नहीं है। बुकानन ने ईमानदारी से जीने, कर्ज से बचने और अच्छे सामाजिक नियमों का पालन करने की बात की। हायेक का कहना था कि समाज में लोग ऐसे कई नियम मानते हैं जिनका पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने तो ये भी कहा कि आजाद समाज को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अपने अंदर से धार्मिक सोच से प्रेरित होकर अच्छे काम करें। फ्राइडमैन और बुकानन ने इंसानों के व्यवहार को समझने के लिए एक ऐसे इंसान की कल्पना की जो अपने फायदे के लिए सोचता है। लेकिन बुकानन का कहना था कि ऐसा इंसान सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ भी अपनी पसंद की चीज ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश करता है। कुछ लोगों का मानना है कि नवोदारवाद एक ऐसे सोच से जुड़ा है जिसमें हर चीज को फायदे नुकसान के हिसाब से तौला जाता है, लेकिन बुकानन इससे सहमत नहीं थे। वो मानते थे कि हर इंसान की पसंद अलग होती है और उन्हें एक साथ जोड़कर फैसला करना ठीक नहीं होता। फ्राइडमैन ने भी कहा था कि उन्होंने कभी इस सोच को पूरी तरह से नहीं अपनाया। वो सिर्फ इसलिए फायदे की बात करते थे क्योंकि ज्यादातर लोग उसे समझ पाते हैं। हायेक तो साफ कहते हैं कि किसी सोच की सच्चाई ये नहीं हो सकती कि उससे कोई खास नतीजा निकले, जैसे कि खुशी मिलना। इसलिए वो भी इस तरीके को नहीं मानते। नवोदारवादी सोच पूरी तरह से आजादी वाली सोच नहीं है। ये लोग सरकार को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि पूरी तरह आजादी वाले लोग सरकार से दूर रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर इंसाफ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन नवोदारवादी ऐसा नहीं करते। बुकानन तो मानते ही नहीं कि कोई इंसाफ प्राकृतिक होता है। उनके हिसाब से जो लोग आपस में मिलकर तय करें वही सही होता है। हायेक और फ्राइडमैन भी प्राकृतिक अधिकारों की बात सिर्फ समझाने के लिए करते थे, असल में नहीं मानते थे। ये लोग ये मानते हैं कि सरकार की ताकत सीमित होनी चाहिए और ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए जिस पर सबकी सहमति ना हो। ये लोग इंसाफ की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे नतीजों की वजह से आजादी की बात करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ नतीजों के पीछे भागते हैं। असल में नवोदारवाद 20वीं सदी की पुरानी आजादी वाली सोच को दोबारा लाने की कोशिश है। ये सोच 3 बड़ी विचारधाराओं का जवाब थी: समाजवाद, फासीवाद और सामाजिक लोकतंत्र। इन तीनों में सरकार की भूमिका बहुत बड़ी थी। नव उदारवाद ने कहा कि सरकार का दखल बहुत सीमित होना चाहिए। हायेक ने समाजवादी योजना के जवाब में जानकारी की व्यवस्था पर काम किया। फ्राइडमैन ने आर्थिक नीतियों में सरकार के ज्यादा दखल का विरोध किया और बुकानन ने सरकार की सीमाओं और चुनावी फैसलों पर गहराई से सोचा। नव उदारवादी सोच में आदर्श समाज की कल्पना को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इनका मानना है कि हमें नहीं पता कि बिल्कुल सही और अच्छा समाज कैसा होता है, इसलिए ये लोग ऐसे समाज की योजना नहीं बनाते जो हर मायने में बिल्कुल परफेक्ट हो। फ्राइडमैन बार बार कहते हैं कि हम ये नहीं जानते कि सही या गलत क्या है। हायेक का मानना है कि हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं कि हम कोई आदर्श समाज बना सकें। उनका कहना है कि कोई भी इंसान ये तय नहीं कर सकता कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। बुकानन मानते हैं कि सबसे अच्छा समाज वही है जहां कोई किसी पर जबरदस्ती न करे। फ्राइडमैन को भी आदर्श की कल्पना करना अच्छा लगता है, लेकिन वो मानते हैं कि अगर हम जरूरत से ज्यादा आदर्श की तरफ भागेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए योनो मानते हैं कि धीरे धीरे सुधार करना ही बेहतर तरीका है। मतलब ये कि आदर्श का ख्याल इनके दिमाग में जरूर होता है, लेकिन असली सोच इस बात पर टिकी होती है कि आज के सिस्टम में क्या थोड़ा सुधार किया जा सकता है। इनका दूसरा मानना ये है कि हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि लोग हमेशा सही करेंगे। ज्यादा ताकत मिलने पर लोग गलत भी कर सकते हैं। फ्राइडमैन का मानना है कि इंसान पूरी तरह अच्छा नहीं होता, इसलिए समाज को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि गलत लोग भी ज्यादा नुकसान न कर सके। बुकानन तो राजनीति को बिना किसी भावुकता के समझने की बात करते हैं। वो मानते हैं कि सब लोग किसी भी नैतिक समझौते पर सहमत नहीं होंगे, इसलिए समाज में नियम ऐसे होने चाहिए जो सबकी जिंदगी में बैलेंस बनाए रखें। इनके हिसाब से समाज में नियमों का पालन अपने आप नहीं होता, बल्कि अलग अलग नियमों से लोगों का व्यवहार बदलता है। ये लोग सोचते हैं कि समाजवाद जैसी सोच असली इंसानी स्वभाव को नजरअंदाज करती है और मानती है कि इंसानों को बदलकर आदर्श बनाया जा सकता है, जबकि इनका मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। इनकी सोच में सबसे ज्यादा जोर आजादी पर है। ये लोग मानते हैं कि हर इंसान और छोटे छोटे समूहों को, जैसे कि परिवार को भी आजादी मिलनी चाहिए। हायेक कहते हैं कि आजादी का मतलब है कि किसी और के जरिए जबरदस्ती न हो। जब कोई इंसान दूसरे के फायदे के लिए मजबूरी में काम करता है तो वो आजादी नहीं कहलाती। इस जबरदस्ती से बचने के लिए जरूरी है कि हर इंसान को एक निजी दायरा मिले और सरकार की ताकत सीमित हो। फ्राइडमैन की सोच भी कुछ ऐसी ही है। उनके मुताबिक सरकार को सिर्फ इतना ही काम करना चाहिए कि वो ऐसा ढांचा बनाए जिसमें लोग आपस में अपने अपने फायदे के लिए मिलकर काम कर सके। ताकत भी इस तरह बांटी जाए कि कोई अकेला ज्यादा ताकतवर न बन जाए। उनका मानना है कि समाज को परखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसमें इंसान और परिवार को कितनी आजादी दी गई है। उनके हिसाब से आजादी का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर जबरदस्ती न कर सके। हालांकि ये लोग सिर्फ एक ही तरह की आजादी की बात नहीं करते। हायेक कहते हैं कि इंसान तब भी आजाद होता है जब उस पर बिना वजह का दखल न हो। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि कानून का राज जरूरी है ताकि सरकार मनमानी न कर सके। कानून भले ही कुछ हद तक रोक लगाए, लेकिन अगर वो सबके लिए बराबर और साफ हो तो उससे आजादी बची रहती है। बुकानन भले ही हायेक जैसी सोच न रखते हों,
लेकिन वो भी मानते हैं कि साफ और बराबरी वाले नियम ही आजादी को मुमकिन बनाते हैं। इन तीनों की सोच में यह बात एक जैसी है कि आजादी का मतलब ये नहीं कि किसी का अधिकार बस इसलिए माना जाए कि वो नैतिक रूप से सही है। इनके लिए आजादी का मतलब है बिना जबरदस्ती के जीना, न कि कोई ऊंची नैतिक सोच रखना। नव उदारवादियों में खासकर हायेक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि समाज में कानून का राज सबसे जरूरी है। हर इंसान को बराबरी से देखा जाना चाहिए, चाहे उसकी हैसियत, ताकत या किसी भी तरह का सामाजिक रुतबा कुछ भी हो। अगर किसी समाज में कानून सब पर बराबर नहीं चलता तो लोगों की आजादी असल में खत्म हो जाती है, क्योंकि तब कोई भी ताकतवर इंसान बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल दे सकता है। ऐसे हालात में इंसान खुद तय नहीं कर सकता कि वो आगे क्या करेगा और कैसी जिंदगी जिएगा। इसलिए कानून की बराबरी ही असली आजादी का रास्ता है। नवउदारवादी सोच मानती है कि बड़ी और ज्यादा दखल देने वाली सरकारें अक्सर लोगों पर मनमाना दबाव बनाती है और इस वजह से कानून का राज टूटता है। हायेक का मानना था कि जब सत्ता एक जगह से मर जाती है और अफसरशाही बहुत बड़ी हो जाती है तो वही लोग असल में जनता पर राज करने लगते हैं। बुकानन भी यही मानते थे कि ऐसी अफसरशाही समाज के लिए खतरनाक है और इसका हल कानून की मजबूती ही है। इनके लिए कानून के सामने सबकी बराबरी सिर्फ अदालत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब भी सरकार किसी पर दबाव डाले तब भी ये बराबरी बनी रहनी चाहिए। ये लोग सीमित सरकार को इसलिए भी जरूरी मानते हैं क्योंकि बिना किसी दबाव के समझौते और अपनी मर्जी से किए गए फैसले ही इंसान को आजादी देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को निजी संपत्ति और करार की पूरी छूट हो, ताकि कोई अफसर या ताकतवर इंसान उनके फैसलों में रुकावट न डाले। फ्राइडमैन और हायेक का मानना था कि इंसान को आजादी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो हमेशा सही। फ्राइडमैन कहते थे कि उन्हें आजाद समाज इसलिए पसंद है क्योंकि उनके लिए सबसे अहम चीज आजादी है, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते थे कि अगर उन्हें सही गलत का पक्का ज्ञान होता तो वो ये पसंद क्यों करते, इसका जवाब देना मुश्किल होता। हायेक भी यही कहते हैं कि हमें बहुत सारी चीजों का पूरा ज्ञान नहीं होता, इसीलिए हर किसी को अपने हिसाब से जीने की छूट मिलनी चाहिए। हायेक कहते हैं कि अगर हमें पहले से पता होता कि कोई इंसान अपनी आजादी का क्या करेगा तो आजादी की जरूरत ही न रहती। आजादी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर इंसान के पास अपने हालात और समय के हिसाब से अलग जानकारी होती है और वो उसी के आधार पर अपने फैसले लेता है। फ्राइडमैन ज्यादातर नैतिक ज्ञान की कमी की बात करते हैं, जबकि हायेक को लगता है कि हम लोगों की जिंदगी और समाज को कैसे चलाना है इसका पूरा अंदाजा किसी को नहीं होता। इसीलिए इनका कहना है कि आजादी की सबसे बड़ी वजह है हमारी अज्ञानता। जब किसी को नहीं पता कि कौन सा रास्ता सबसे सही है तो हर इंसान को अपना रास्ता खुद तय करने की छूट होनी चाहिए। नव उदारवादी सोच में यह मानना बहुत जरूरी है कि किसी को यह घमंड नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ जानता है, खासकर ये समझ कि समाज कैसे चलेगा और कोई नीति क्या असर डालेगी ये पहले से तय नहीं किया जा सकता। हालांकि कभी कभी ये लोग नैतिक बातों को लेकर भी शक जताते हैं, लेकिन असली जोर इसी पर है कि हमें सामाजिक बातों को लेकर ज्यादा दावा नहीं करना चाहिए। इनका एक और मजबूत तर्क ये है कि जब लोगों को अपनी मर्जी से जीने और काम करने की छूट होती है तो वे आपस में मिलजुल कर शांति से रहते हैं। बुकानन मानते थे कि संविधान जैसे नियमों पर समझौता करके ही हम लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं और साथ मिलकर फायदा पा सकते हैं। इनकी सोच में निजी संपत्ति का अधिकार बहुत अहम है। ये अधिकार सिर्फ जरूरत की चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूंजी यानी बड़े निवेश और संसाधनों तक भी जाता है। हायेक और फ्राइडमैन कहते हैं कि आर्थिक आजादी को बाकी आजादियों से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का मानना है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था की आजादी आपस में जुड़ी हुई है। अगर कोई समाज इन अधिकारों की इज्जत करता है
तो वहाँ पूंजीवाद अपने आप आ जाता है। बुकानन और हायेक का मानना है कि जब इंसान के पास अपनी संपत्ति होती है तो वो भविष्य के लिए योजनाएं बना सकता है, पैसे बचा सकता है और दूसरों पर कम निर्भर रहता है। इससे वो अफसरों और मालिकों के दबाव से भी बचा रहता है। निजी संपत्ति लोगों में ताकत को बराबर बांटने का एक जरिया भी है। करार की आजादी भी इसी वजह से जरूरी है। इन अधिकारों की हिफाजत तभी हो सकती है जब समाज पूंजीवाद को अपनाए, क्योंकि बिना पूंजी के ये आजादियां पूरी तरह नहीं चल सकती। पूंजीवाद को हम ऐसे आर्थिक सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जहां चीजें खरीदने बेचने का पूरा हक निजी लोगों के पास होता है। यहाँ दाम भी निजी संस्थाएं तय करती हैं और लोग अपने हिसाब से जो चाहे वैसा सौदा कर सकते हैं। इसमें ज्यादा सरकारी रोक-टोक नहीं होती। नवउदारवादी लोग भी यही सोच रखते हैं, चाहे वो हमेशा पूंजीवाद शब्द का इस्तेमाल न करें। ये लोग पूंजीवाद की बात करते हुए दो सोचों का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं: समाजवाद और ऐसी नीतियां जहां सरकार अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। इनके हिसाब से समाजवाद में सारी पूंजी सरकार के हाथ में होती है और वही तय करती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसे मिलेगा। नवउदारवादी सोचने वाले समाजवाद की कई बातों से पूरी तरह असहमत हैं, खासकर उस सोच से जिसमें सरकार ही हर चीज की योजना बनाती है। इनका मानना है कि समाजवाद 3 तरीकों से नुकसान करता है। वो कामकाज में ढील पैदा करता है, समाज में टकराव बढ़ाता है और ज्यादा ताकत को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है। सबसे पहले बात करें काम की, तो इनका कहना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उतना उत्पादन और विकास नहीं होता जितना पूंजीवादी व्यवस्था में होता है। हायेक ने ये सवाल उठाया था कि बिना दाम तय करने वाले सिस्टम के कोई भी सरकार ये कैसे तय कर सकती है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। समाजवादी सोच के लोगों ने कहा कि लोग अपनी जरूरतें सरकार को बताएंगे और सरकार उसी हिसाब से योजना बनाएगी। लेकिन हायेक का कहना था कि ये जानकारी कभी भी एक जगह पूरी और एक जैसी नहीं मिल सकती, और अगर मिल भी जाए तब तक जरूरतें और हालात बदल चुके होंगे। हायेक कहते हैं कि बाजार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हर इंसान की अपनी जगह की जानकारी और अनुभव का इस्तेमाल करता है। जब किसी चीज की कमी होती है तो बाजार खुद लोगों को उसे कम इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है, बिना किसी आदेश या सख्ती के। और ये सब उस जानकारी से होता है जो किसी एक इंसान को कभी मिल ही नहीं सकती। इसी वजह से हायेक कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था समाज की जरूरतों को बिना ज्यादा मशक्कत के पूरा कर देती है। नवउदारवादी सिर्फ जानकारी की बात ही नहीं करते, वो यह भी कहते हैं कि बाजार लोगों को नए नए तरीके आजमाने की छूट देता है। इससे जीवन स्तर जल्दी बेहतर होता है। फ्राइडमैन का मानना है कि जहां सरकार हर चीज खुद तय करती है, वहां लोगों का जीवन स्तर नीचे ही रहता है। लेकिन जहां लोगों को अपनी मर्जी से काम करने की आजादी होती है, वहां विकास तेजी से होता है और आजादी भी बनी रहती। हायेक के मुताबिक पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा एक तरीका नहीं, बल्कि नई खोजों का जरिया है। बुकानन का जोर इस बात पर होता है कि बाजार इंसानों को ऐसे मौके देता है जहां वो मेहनत करके कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं, जबकि सरकार में बैठे नेता और अफसर भी आम इंसानों जैसे होते हैं। उनके पास अगर ज्यादा ताकत आ जाती है तो वो अपने फायदे के लिए फैसले लेने लगते हैं। इसीलिए बुकानन मानते हैं कि सरकार का ज्यादा कंट्रोल कभी भी सही नहीं होता। समाजवाद पर दूसरा बड़ा आरोप ये है कि वो लोगों में आपस में टकराव बढ़ाता है। हायेक कहते हैं कि समाजवाद ये मानकर चलता है कि सभी लोग समाज की जरूरतों और लक्ष्यों पर एकमत होंगे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इसलिए जब सरकार ये तय करती है कि क्या जरूरी है, तो उसे अपनी सोच लोगों पर थोपनी पड़ती है और यही बात टकराव की वजह बनती है। फ्राइडमैन का कहना था
कि जब ज्यादा से ज्यादा चीजें बाजार से तय होती हैं, तो समाज में कम फैसले राजनीति से लेने पड़ते हैं। मतलब ये कि लोगों के बीच सहमति बनाने की जरूरत भी कम हो जाती है। बाजार में लोग भले ही एक दूसरे से असहमत हों, फिर भी आपस में लेन देन कर सकते हैं और एक दूसरे के काम आ सकते हैं। लेकिन समाजवाद में सरकार को एक योजना बनानी होती है जो सभी पर थोपनी पड़ती है, और ऐसा करने के लिए सरकार को ज्यादा ताकत अपने हाथ में लेनी पड़ती है। समाजवाद में ताकत बहुत ज्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाती है। समाजवादी सोच ये कहती है कि पूंजीवाद की ताकत को खत्म करने के लिए उत्पादन के सारे साधनों को समाज के हाथ में देना चाहिए। लेकिन हायेक का कहना था कि इससे ताकत खत्म नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ सरकार के पास चली जाती है। फ्राइडमैन भी मानते हैं कि राजनीतिक ताकत हमेशा सिमटती है, जबकि आर्थिक ताकत अगर बाजार में हो तो बहुत लोगों में बंट जाती है। सरकार में ताकत कुछ खास लोगों के पास होती है, लेकिन बाजार में करोड़ों उपभोक्ता बदलाव ला सकते हैं। सरकारें अक्सर एकाधिकार को बढ़ावा देती हैं, जबकि बाजार में मुकाबला होता है जो इन्हें तोड़ता है। बाजार की एक और खासियत ये है कि आप चाहे तो सौदा कर सकते हैं, वरना मना भी कर सकते हैं। लेकिन समाजवाद में सबको उसी सिस्टम में रहना पड़ता है। हायेक का मानना था कि समाजवाद में किसी की सामाजिक हैसियत इस बात पर टिकी होती है कि उसके पास कितनी राजनीतिक ताकत, जबकि समाजवाद का मकसद था ताकत को सब में बांटना, लेकिन असल में होता उल्टा है। बुकानन भी इसी बात से सहमत थे। नवोदारवादी पूंजीवाद को इस वजह से सही नहीं मानते कि वो हर किसी को उसका हक देता है। हायेक बार बार कहते हैं कि बाजार में जो मिलता है वो नैतिक रूप से सही या गलत नहीं कहा जा सकता। कई बार गलत लोग अमीर बन जाते हैं और अच्छे लोग गरीबी में रह जाते हैं। इन तीनों का मानना है कि बाजार के नतीजे कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बाजार का सिस्टम बाकी विकल्पों से बेहतर है। अब बात करें एक और बड़ी सोच की, जिसे नवोदारवाद अपना विरोधी मानता है, वो है केन्स की सोच। इसमें कहा गया है कि जब बाजार गड़बड़ करता है, तब सरकार को ज्यादा खर्च करके अर्थव्यवस्था को संभालना चाहिए। इसके लिए सरकार कर्ज लेकर खर्च बढ़ाती है ताकि मांग बढ़े और काम वापस चलने निकले। हायेक इस सोच से बिल्कुल असहमत थे। उनका मानना था कि सरकार का ज्यादा खर्च और आसान कर्ज लोगों को ऐसे निवेश करने के लिए उकसाता है जो टिकाऊ नहीं होते। फिर जब ये गलत निवेश फेल होते हैं तो मंदी आती है। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था की जानकारी इतनी फैली हुई होती है कि कोई भी एक जगह बैठकर इसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता, और यही वजह है कि योजना बनाकर सब कुछ ठीक करना मुमकिन नहीं है। फ्राइडमैन ने एक और सोच दी, जिसे मॉनेटरिज्म कहा गया। उनका कहना था कि महंगाई सिर्फ और सिर्फ पैसे की गिनती से जुड़ी होती, यानी सरकार को चाहिए कि वो पैसों की सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाए, न ज्यादा न कम। उन्होंने ये भी कहा कि बीती सदी की सबसे बड़ी मंदी बाजार की गलती नहीं थी, बल्कि सरकार की गलती थी जिसने समय पर पैसों की सप्लाई नहीं बढ़ाई। अगर ऐसा किया होता तो मंदी से बचा जा सकता था। इसका मतलब ये है कि पूंजीवाद को दोष देने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियों को ठीक करने की जरूरत है। फ्राइडमैन का कहना था कि संसद के हाथ से अर्थव्यवस्था चलाने की ताकत लेकर उसे एक तय नियम के तहत केंद्रीय बैंक को दे देना चाहिए। बैंक को एक ऐसा नियम मानना चाहिए जिससे न ज्यादा महंगाई हो और न बेरोजगारी। ये नियम आसान हो और हर बार एक जैसा चले, ताकि कोई बड़ी गलती न हो। बुकानन का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि सरकारों में असली इंसान काम करते हैं और ज्यादातर बार वो अपने फायदे और अपने करीबी लोगों के बारे में सोचते हैं। जब सरकारें मंदी से निपटने के लिए ज्यादा खर्च करती हैं, तो पैसा वहां नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बल्कि वो उन लोगों के पास जाता है जो सरकार से जुड़े होते हैं।
और जब लोग मुफ्त की मदद के आदी हो जाते हैं तो बाद में खर्च को रोकना मुश्किल हो जाता है। इससे लंबे समय का कर्ज और कमजोर अर्थव्यवस्था बन जाती है। बुकानन की बातों से यही समझ आता है कि अगर सरकार बार बार ज्यादा खर्च करती रहे तो आगे चलकर आर्थिक हालत और भी खराब हो सकती है। इसीलिए नवोदारवादी सोच यही कहती है कि सरकार का दखल जितना कम हो उतना ही बेहतर है। नवोदारवादी लोकतंत्र को मानते हैं। ये लोग वोट देने का हक और चुनाव में हिस्सा लेने की बराबरी को जरूरी समझते हैं। हायेक का कहना था कि लोकतंत्र ही ऐसा तरीका है जिससे समाज में बदलाव बिना लड़ाई झगड़े के हो सकता है। उनके हिसाब से अगर बाजार को सही से चलाना है तो उसे समाज की बाकी संस्थाओं से जोड़ना पड़ेगा और उसमें लोकतंत्र भी शामिल है। हायेक मानते थे कि अगर कोई सरकार अर्थव्यवस्था की पूरी योजना बनाने लगे तो ना सिर्फ लोगों की आजादी खत्म होगी। हायेक की नजर में लोकतंत्र कोई आदर्श नहीं बल्कि एक जरूरी तरीका है ताकत के गलत इस्तेमाल से बचने का। इसके जरिए हम बुरी सरकार को हटाकर बेहतर सरकार ला सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर हम लोगों को बराबरी से देखना चाहते हैं तो सिर्फ कानून के सामने नहीं बल्कि कानून बनाने में भी सभी को बराबर भागीदारी देनी चाहिए। उनके लिए लोकतंत्र कोई आखिरी मंजिल नहीं है बल्कि उसे भी सीमाओं में रहकर चलना चाहिए। हायेक के साथ साथ उनके साथ जुड़े और भी कई लोग मानते थे कि आजाद बाजार और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्राइडमैन भी बार बार कहते हैं कि राजनीतिक आजादी और आर्थिक आजादी अलग नहीं की जा सकती। उनका मानना था कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां लोगों को राजनीतिक आजादी मिली हो और वहां बाजार की आजादी न रही हो। वो लोकतंत्र को अच्छा मानते थे लेकिन उन्होंने इसके पक्ष में ज्यादा विस्तार से तर्क नहीं दिए। ऐसा लगता है कि उनके लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात ये थी कि इससे लोगों की आजादी बची रहती है और सरकार को शांति से बदला जा सकता है। बुकानन ने इन तीनों में सबसे ज्यादा लोकतंत्र समर्थक माने जाते हैं। उनके मुताबिक लोकतंत्र से ही समाज में शांति और तरक्की आ सकती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि असली लोकतंत्र तभी होता है जब सरकार जनता की सहमति से चले। उनके हिसाब से लोकतंत्र असल में हर इंसान की अहमियत को मानना है। उनका मानना था कि संविधान पर सबकी सहमति जरूरी है लेकिन रोजमर्रा के फैसलों में बहुमत से काम चल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ खास मामलों में बहुमत से ज्यादा समर्थन की जरूरत होनी चाहिए लेकिन ये भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। इन सब के बावजूद नवोदारवादी लोकतंत्र को कोई भावनात्मक सोच नहीं मानते। वो इसे कोई सांस्कृतिक या राष्ट्रीय भावना नहीं मानते। उनके लिए लोकतंत्र खुद आजादी नहीं है बल्कि आजादी को बचाने का एक तरीका है। फ्राइडमैन भी कहते हैं कि आजादी का मतलब होता है कि किसी और की जबरदस्ती न हो। लोकतंत्र कभी कभी आजादी को सीमित कर सकता है लेकिन अगर सही नियमों में रहे तो वही उसे बचाता भी है। बुकानन का मानना था कि लोकतंत्र के बारे में बहुत रोमांटिक सोच रखना ठीक नहीं है। जनता की मर्जी सिर्फ सरकार के फैसलों से नहीं दिखती। दिलचस्प बात यह है कि नवोदारवादी लोग लोकतंत्र की तारीफ से ज्यादा उसके दायरे को सीमित करने की बात करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जब तानाशाही हार गई थी तब लोकतंत्र को सभी अच्छा मानने लगे थे। इसलिए इन विचारकों का ध्यान इस बात पर गया कि लोकतंत्र की ताकत असीमित नहीं होनी चाहिए। हायेक को डर था कि अगर लोकतंत्र की ताकत पर कोई रोक न हो तो कानून का राज टूट जाएगा और तानाशाही जैसे हालात बन सकते हैं। उनके मुताबिक किसी भी अस्थायी बहुमत को सीमाओं में रखना जरूरी है। अगर संसद को पूरी ताकत मिल जाए तो वो खुद फैसले न लेकर अफसरों को जिम्मेदारी सौंप देगी और फिर वही अफसर अपने पसंदीदा लोगों को फायदा देने लगेंगे क्योंकि उनकी ताकत उन्हीं लोगों की मदद से बनी होती है। इसलिए इनका मानना था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है
तो उसे सीमाओं में रहकर चलाना होगा। और यही लोकतंत्र को सही मायनों में मजबूत बनाता है। फ्राइडमैन का कहना है कि असली आजादी तब होती है जब कोई किसी को जबरदस्ती न कर सके, चाहे ताकत एक तानाशाह के पास हो या किसी बहुमत के पास। अगर वो जबरदस्ती करता है तो वो आजादी के लिए खतरा है। उन्हें डर है कि अगर लोकतंत्र में सिर्फ अफसरशाही हो जाए और लोग खुद भाग न ले तो ये नियमों और नियंत्रण की ओर बढ़ेगा। बुकानन का मानना था कि अगर लोकतंत्र पर कोई रोक ना हो तो बहुमत का फैसला दूसरों का नुकसान कर सकता है। ऐसा होने पर लोग बार बार नई गठजोड़ बनाकर पैसे और संसाधन अपने हक में कर सकते हैं, जिससे सबको नुकसान हो सकता है। उनका कहना था कि अगर संविधान में कुछ सीमाएं न हो तो लोकतंत्र बजट के मामले में भी बेकाबू हो सकता है। बहुमत अगर लगातार अपनी मर्जी चलाए तो अल्पसंख्यक की बराबरी भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए बुकानन ने ऐसा सिस्टम सुझाया जिसमें लोग जरूरत पड़ने पर ज्यादा ताकतवर लोकतंत्र से बाहर निकल सके, जैसे कि राज्यों या इलाकों को थोड़ी आजादी देना ताकि वो केंद्र से अलग फैसले ले सके। अब 4 जरूरी बातें। पहली बात, नवोदारवादी लोकतंत्र पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा भी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सरकार बहुत बड़ी हो जाए तो एक एक वोट की अहमियत कम हो जाती है। बड़ी सरकारें अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाती और फिर लोकतंत्र में गड़बड़ी होती है। दूसरी बात, ये लोग चाहते हैं कि ताकत एक जगह ना रहे बल्कि सबके बीच बंटी रहे। ये लोग सरकार और बड़ी कंपनियों दोनों की ताकत से लोगों को बचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि कंपनियां भी लोगों की आजादी के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए वे ऐसे नियमों की बात करते हैं जो किसी को भी बहुत ज्यादा ताकत न लेने दे। तीसरी बात, ये लोग लोकतंत्र की बहस में जनता की बातचीत या विचार विमर्श पर जोर नहीं देते। इनका ज्यादा ध्यान इस पर होता है कि सिस्टम ऐसा हो जहां लोग जरूरत पड़ने पर बाहर निकल सके, बजाय इसके कि वो आवाज उठाकर सिस्टम बदले। चौथी और आखिरी बात ये है कि लोकतंत्र पर कुछ पाबंदी लगाने की बात सिर्फ नवोदारवादी ही नहीं करते, लेकिन आमतौर पर बाएं विचार वाले लोग लोकतंत्र पर कम पाबंदी की बात करते हैं। इतिहासकारों ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि इनमें से कुछ लोग कभी कभी तानाशाही सरकारों के साथ जुड़े भी रहे। बुकानन और फ्राइडमैन का जुड़ाव बहुत ही कमजोर रहा और उन्होंने ऐसी सरकारों की आलोचना भी की, लेकिन हायक की सोच थोड़ी अलग थी। वो मानते थे कि अगर कोई तानाशाह समाज को आजाद और बेहतर बनाने के लिए कुछ वक्त तक सख्ती करे तो वो मंजूर है। इसी सोच की वजह से उन्होंने एक तानाशाह सरकार की कुछ बातों की तारीफ भी की। हालांकि ये सोच बाकी नवोदारवादियों की लोकतंत्र में आस्था को कमजोर नहीं करती, लेकिन इससे इतना जरूर दिखता है कि हायक को लोकतंत्र पर शक ज्यादा था। जब हम आजादी और लोकतंत्र को एक दूसरे से बहुत अलग मानने लगते हैं तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि एक सख्त आजाद सरकार लोकतांत्रिक समाज से बेहतर है। नवोदारवादी लोग चाहते हैं कि सरकार जरूरी चीजों में मदद करे। ये लोग मानते हैं कि सरकार को कुछ टैक्स वसूलने चाहिए, थोड़ी बहुत संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए, जरूरी सेवाएं देनी चाहिए और आम लोगों को मुसीबत में मदद करनी चाहिए। ये लोग इस बात को भी मानते हैं कि बाजार हर बार जरूरी चीजें नहीं दे पाता, इसलिए सरकार को दखल देना पड़ता है। हालांकि ये लोग सरकार के बहुत ज्यादा नियम कायदों से बचने की बात करते हैं। उनका मानना है कि कई बार सरकार जिन चीजों को ठीक करने के लिए नियम बनाती है वही चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे कि कुछ सरकारी संस्थाएं जिनका मकसद लोगों की मदद करना होता है, वो बाद में किसी एक खास समूह के फायदे के लिए काम करने लगती है। इसी तरह बड़ी अफसरशाही वाले तंत्र में नियमों का इस्तेमाल ज्यादा ताकत बटोरने के लिए होता है। लेकिन ये सब सोचने के बावजूद ये लोग कल्याणकारी राज्य का विरोध नहीं करते। हायक ने तो कई बार खुद सरकार की मदद की बात की है, जैसे कि मंदी के समय सरकार को दखल देना चाहिए।
सड़कें बनानी चाहिए, बाढ़ या भूकंप जैसे हादसों में लोगों की मदद करनी चाहिए। इलाज के लिए सरकारी बीमा होना चाहिए। हर किसी को एक न्यूनतम होना चाहिए। काम के घंटे, जहरीले सामान, पेड़ों की कटाई, खेती में नुकसानदेह तरीकों, ज्यादा शोर, धुएं जैसी चीज पर सख्त नियम होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो चीजें बाजार नहीं दे सकता, जैसे शिक्षा या पेंशन, उन्हें सरकार को देना चाहिए। हायेक मानते थे कि पुरानी सोच, जिसमें सरकार को कुछ न करने देना चाहिए, अब काम की नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि कौन सी चीजें आजाद समाज में सही है और कौन सी नहीं, सिर्फ इस आधार पर नहीं कि सरकार कर रही है या नहीं। हायेक एक न्यूनतम आमदनी देने के विचार का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि हर किसी को एक तय आमदनी मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इंसान पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर न रहे। उनके हिसाब से ये हर इंसान की सुरक्षा का हिस्सा है और एक अच्छे समाज के लिए जरूरी है। वो ये भी मानते हैं कि सरकार की मदद जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फायदेमंद है, बल्कि इसलिए कि वो सही है। हालांकि उन्हें डर है कि ये योजनाएं ज्यादा बड़ी और बेकाबू न हो जाएं, लेकिन फिर भी वो इन्हें जरूरी मानते हैं। फ्राइडमैन तीनों में सबसे ज्यादा आजादी की बात करने वाले हैं, लेकिन वो भी मानते हैं कि कुछ मौकों पर संपत्ति का बंटवारा सही। वो कहते हैं कि सरकार को उन लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए जो बेहद तकलीफ में हैं, जैसे बच्चे या मानसिक रूप से बीमार लोग जो खुद अपने लिए जिम्मेदार नहीं बन सकते। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकते, उनकी देखभाल सरकार को करनी चाहिए। उनका एक जाना पहचाना सुझाव है कि सरकार गरीब लोगों को पैसे दे अगर उनकी आमदनी बहुत कम है। ये पैसा अमीरों और मिडिल क्लास से टैक्स के जरिए आए। उन्होंने स्कूल वाउचर का सुझाव भी दिया था, जिससे बच्चे अपनी पसंद के स्कूल में पढ़ सके, लेकिन सरकार स्कूलों को न चलाए। हालांकि उन्हें डर था कि अगर सरकार हर चीज में दखल देगी तो ये सिस्टम बहुत सख्त और अफसरशाही वाला बन जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि सरकार जरूरतमंदों को सीधे पैसे दे और ज्यादा नियम कायदे न बनाए। फ्राइडमैन ये भी मानते हैं कि संपत्ति का कोई एक तय नियम नहीं होता। संपत्ति के हक इंसान तय करते हैं, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। इसी वजह से वो इस बात को भी मानते हैं कि संपत्ति के नाम पर गरीबों को मदद से नहीं रोका जा सकता। लेकिन उनके लिए ये आदर्श समाज नहीं है। वो इसे एक ऐसी मजबूरी मानते हैं जो इस वक्त सबसे बेहतर रास्ता लगती है। उन्होंने ये भी माना कि उन्हें अराजकता वाली सोच से कुछ हद तक सहानुभूति है, लेकिन वो इसे असल समाज के लिए ठीक नहीं मानते। इस वजह से वो आजादी पर आधारित सोच के साथ साथ कुछ व्यावहारिक कदमों की भी वकालत करते हैं। बुकानन के विचार थोड़े उलझे हुए हैं। उन्होंने गरीबों की मदद पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उनका जो सामाजिक समझौते का विचार है, उसमें कुछ हद तक संपत्ति के बंटवारे को शामिल किया गया है। वो मानते हैं कि एक ऐसा समझौता हो सकता है जिसमें सब लोग माने कि सरकार टैक्स से कुछ जरूरी चीजें दे और समाज में सामाजिक सुरक्षा हो। बुकानन बराबरी के मौके की बात भी करते हैं और इसके लिए वो पूरी संपत्ति पर विरासत कर पर जोर देते हैं ताकि कोई खानदानी अमीरी का सिस्टम ना बन जाए। हालांकि नवउदारवादी लोग कल्याणकारी राज्य की कुछ बातें मानते हैं, लेकिन वो उस सोच को पूरी तरह नकारते हैं जिसमें समाज में सबको एक जैसा बनाया जाए। हायेक तो सामाजिक न्याय के विचार को ही गलत मानते हैं। उनके हिसाब से बाजार का जो नतीजा होता है वो किसी की सीधी मर्जी से नहीं होता, इसलिए उस पर न्याय का सवाल ही नहीं उठता। उनके मुताबिक अगर सरकार किसी खास तरह की बराबरी लाने की कोशिश करेगी तो कानून का राज ही टूट जाएगा। फिर भी हायेक मानते हैं कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें हम नहीं जानते कि हमें कौन सी जगह मिलेगी, फिर भी हम उस समाज को चुनेंगे। इसका मतलब है कि वो उस सोच के करीब है जिसमें समाज का ढांचा सबके लिए फायदेमंद हो, भले ही उसका नतीजा बराबर ना हो। उनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब है अच्छे नियम कानून
और एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए खुला हो। लेकिन अगर हम सामाजिक न्याय को कुछ खास नतीजों पर टिका कर देखें तो वो इसका विरोध करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम इन नतीजों को लेकर सरकार को ज्यादा ताकत दे देंगे तो आजादी और कानून दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। कुल मिलाकर नवउदारवादी लोग मानते हैं कि गरीबों की मदद जरूरी है, लेकिन वो बराबरी की सोच से नहीं बल्कि जरूरत और समझदारी से की जानी चाहिए। बुकानन और फ्राइडमैन ने सामाजिक न्याय को लेकर ज्यादा साफ साफ बात नहीं की, लेकिन उनका नजरिया हाइक से बहुत अलग नहीं। बुकानन मानते हैं कि अगर समाज में ऐसे नियम हो जिन पर सब लोग सहमत हों, तो उस समाज में संपत्ति का बंटवारा सही माना जाए। अगर किसी समाज में तय किए गए नियमों को तोड़कर बराबरी लाने की कोशिश की जाए तो वो गलत है। लेकिन अगर लोग मिलकर इस बात पर सहमत हो कि कुछ बंटवारे जरूरी हैं, तो वो ठीक माने जा सकते हैं। इस सोच में बुकानन हाइक से थोड़े ज्यादा नर्म हैं। फ्राइडमैन का मानना है कि सभी तरह की बराबरी जरूरी नहीं होती, वो सिर्फ मौकों की बराबरी को जरूरी मानते हैं, नतीजों की नहीं। वो ये भी कहते हैं कि बाजार खुद बहुत ज्यादा असमानता नहीं पैदा करता। उनके हिसाब से असमानता को कम करने का तरीका ये नहीं है कि संपत्ति को बांट दो, बल्कि ये है कि बाजार को बेहतर बनाया जाए, प्रतियोगिता बढ़ाई जाए और लोगों को अपने हुनर का पूरा इस्तेमाल करने का मौका मिले। उनके मुताबिक अगर कहीं ज्यादा ताकत एक जगह जमा हो रही है तो इसका हल सरकार नहीं बल्कि खुला बाजार है, क्योंकि सरकार ज्यादा ताकत एक जगह जमा करती है जबकि बाजार में व्यापारी एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। कई लोग नवउदारवाद की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि ये सोच समाज को सिर्फ पैसे और बाजार के हिसाब से चलाना चाहती है। इंसानों को सिर्फ एक चीज समझा जाता है जो व्यापार में काम आती है। इस सोच में इंसानी रिश्ते भी लेन देन की तरह हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सोच इंसानों को लालची नहीं बल्कि और ज्यादा सख्त, जातिवादी और पुराने ख्यालों वाला बना देती है। एक और बड़ी आलोचना है कि नवउदारवाद अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को बढ़ाता है। कई रिसर्च बताते हैं कि जहां ये सोच लागू होती है वहां आर्थिक तरक्की तो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा असमानता भी आती है। कुछ लोगों का कहना है कि जब कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं तो लोकतंत्र पर उनका दबदबा बढ़ जाता है और आम लोगों की आवाज कमजोर हो जाती है। इससे राजनीति में सिर्फ अमीरों की चलती है। नवउदारवादी सोच में कंपनियों के मालिक और कर्मचारियों के बीच ताकत का फर्क भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ जानकारों का मानना है कि दफ्तरों में मालिकों को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है और कर्मचारियों की आजादी कम हो जाती है। इसे निजी तानाशाही कहा गया है, जिसमें लोकतंत्र सिर्फ बाहर होता है लेकिन अंदर नहीं। एक और आलोचना ये है कि नवउदारवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। जब कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं तो उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है। साथ ही नवउदारवादी सोच में संपत्ति के अधिकार को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इससे आम लोग यह तय नहीं कर पाते कि अमीरों की संपत्ति का कुछ हिस्सा समाज में दोबारा कैसे बांटा जाए। ये टकराव उस वक्त और बढ़ जाता है जब किसी देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर तानाशाही लाई जाती है, जैसे कुछ देश में हुआ था। ऐसे में नवउदारवाद के भीतर जो आजादी और लोकतंत्र की बातें हैं, उनमें आपस में तनाव आ जाता है और असली नुकसान लोकतंत्र को होता है। नवउदारवादी सोच इस बात पर टिकी होती है कि बाजार सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इंसान कई बार सोचने में गलती करता है। इंसान हमेशा समझदारी से फैसले नहीं लेता। ऐसे में ये मानना कि बाजार में सब कुछ ठीक काम करेगा सही नहीं है, क्योंकि बाजार भी तो इंसानों से ही चलता है। जब दुनिया में मंदी आई थी तब कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि सरकार को ज्यादा खर्च करना चाहिए ताकि लोग संभल सके। लेकिन नवउदारवादी लोग कहते थे कि सरकार का खर्च ज्यादा नहीं होना चाहिए।
कुछ लोगों का मानना है कि अगर सरकार उस समय खर्च करती तो गरीबों की हालत और ज्यादा नहीं बिगड़ती। इसलिए नवोदारवाद की ये सोच कि मुश्किल समय में सरकार को बचत करनी चाहिए, सही नहीं मानी गई। एक और बात जिस पर नवोदारवाद की आलोचना होती है वो है ये कहना कि अमीर बनने से उसका फायदा धीरे धीरे सबको मिलेगा। लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं हुआ। अमीर हुए और गरीब वहीं के वहीं रह गए। कुछ सोचने वालों का कहना है कि जब अमीर लोग कोई चीज खरीदते हैं तो समय के साथ वही चीजें सस्ती होकर गरीबों तक पहुंचती हैं। लेकिन हकीकत में जरूरी चीजें और भी महंगी हो गई और आम लोगों को असली फायदा नहीं मिला। नव उदारवाद और पूरी तरह से आजादी की सोच में फर्क है। कुछ लोग जो आजादी को सबसे बड़ा सिद्धांत मानते हैं, उनका मानना है कि नवोदारवादी सोच चल छूट देती है सरकार को संपत्ति बांटने की। उनका ये भी कहना है कि जब लोकतंत्र में सबकी राय ली जाती है तो कई बार गलत नीतियां बन जाती हैं। वो चाहते हैं कि फैसले पढ़े लिखे लोग या जानकार लोग लें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवोदारवाद एक तरह की नई औपनिवेशिक सोच है। अमीर देशों ने जैसे चलने की नीति बनाई उसी को गरीब देशों पर थोप दिया गया। इससे वहां की सरकारें अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकी। गरीब और गरीब हो गए और असमानता और बढ़ गई। अब कुछ ऐसे लोग जो अपने देश को पहले रखते हैं, जैसे राष्ट्रवादी या पॉपुलिस्ट, वो नवोदारवाद का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जो नीतियां बनाई गई उससे देश की फैक्ट्रियां बंद हो गई और बाहर के लोग आकर काम करने लगे। इससे देश का नुकसान हुआ। कुछ नारीवादी सोच रखने वाले लोगों का कहना है कि नवोदारवाद ने नारीवाद को भी अपने हिसाब से बदल दिया। अब नारीवाद का मतलब बन गया है कि औरतें बड़ी बड़ी कंपनियों में बॉस बन जाएं। लेकिन इससे उन औरतों की परेशानी की बात नहीं होती जो रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष कर रही हैं। असली नारीवाद तो उनके लिए होना चाहिए था, लेकिन वो पीछे छूट गया। नवोदारवाद पर और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे कि ये सोचती है कि आजादी का मतलब है कि सरकार कोई रोक टोक न करे। लेकिन जब कुछ लोग कमजोर होते हैं तो ये आजादी उनके किसी काम की नहीं होती। और फिर जब ये सोच कहती है कि सब मिलकर समाज के नियम बनाएं, तो उस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वाकई सब लोग बराबरी से नियम बना सकते हैं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि नवोदारवाद का मतलब है एक ऐसी सोच जो मानती है कि मजबूत बाजार, संविधान से चलने वाली सरकार और एक सीमित कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। ये एक पूरी सोच है और इसी के जरिए इसे समझना जरूरी है।